हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न जो हमारी राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमने 3 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं, तो चलिए जानते हैं। पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री के कार्य एवं उसकी शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो राज्य शासन में मुख्यमंत्री को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 163 के अंतर्गत राज्य के शासन के लिए एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है और उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और एक मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें निम्नलिखित कार्य एवं शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो पहला, मंत्रिमंडल का गठन। तो मुख्यमंत्री शपथ लेने के पश्चात सर्वप्रथम मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है तथा उनके बीच विभागों का बंटवारा करता है। मुख्यमंत्री चाहे तो मंत्रिमंडल में फेरबदल कर सकता है और मंत्रियों को बर्खास्त भी कर सकता है। यदि वह अपने पद से त्याग पत्र दे दे तो समस्त मंत्रिमंडल भंग हो जाता है। दूसरा है मंत्रिमंडल का निर्देशन। तो मंत्रिपरिषद की समस्त कार्यवाहियों पर मुख्यमंत्री का ही नियंत्रण होता है। वह मंत्रिमंडल की बैठक बुलाता है और उसका सभापतित्व करता है। विभिन्न विभागों के कार्यों का संपादन करता है। मंत्रिमंडल एवं उसके कार्यों का निरीक्षण और परीक्षण भी करता है। तीसरा है विधानसभा का नेता। मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। वह विधानसभा के अध्यक्ष से परामर्श कर विधायी कार्यक्रम तैयार करता है तथा सदन में सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। वह सरकार द्वारा प्रस्तुत विधेयक को सदन में पारित करवाता है और विधानसभा का पथ प्रदर्शन करता है। उसी के परामर्श से राज्यपाल विधानसभा को निर्धारित करता है। चौथा है दल का नेता। वह शासन में बहुमत दल का नेता होता है तथा अपने दल के कार्यक्रमों को लागू कराने का प्रयास करता है तथा जनता का अधिक विश्वास जीतने का प्रयास करता है। वह दल का सर्वमान्य नेता होता है और उसके व्यक्तित्व में दल की प्रतिष्ठा एवं शक्ति समाहित होती है। पांचवा है मंत्रिमंडल एवं राज्यपाल के बीच की कड़ी। तो मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल की नीतियों, निर्णयों एवं विभिन्न कार्यक्रमों की सूचना राज्यपाल को देता है तथा राज्यपाल के सुझावों से मंत्रिमंडल को भी परिचित कराता है। इस प्रकार वह राज्य के प्रशासन में संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। छठवां है नियुक्ति संबंधी अधिकार। तो राज्य में होने वाली सभी बड़ी नियुक्तियां राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से ही करता है, जैसे राज्य का महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, सदस्य और महालेखा परीक्षक इत्यादि। इस प्रकार उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि राज्य के प्रशासन में मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह मंत्रिमंडल का अध्यक्ष एवं उसका सर्वेसर्वा, विधानसभा का नेता, सामान्य नीतियों से संबंध विषयों पर राज्यपाल से विचार विमर्श की मुख्य कड़ी, राज्य स्तर पर दल का सर्वमान्य नेता होता है। चूंकि वह बहुमत दल का नेता होता है अतः उसके पद की महत्ता एवं उसकी भूमिका, उसके प्रभाव, नेतृत्व कौशल एवं केंद्रीय समर्थन पर भी निर्भर करती है। दूसरा प्रश्न लेते हैं, भारत में 1857 की क्रांति से पूर्व हुए प्रमुख विद्रोहों का वर्णन कीजिए। तो 1857 से पूर्व भारत में कई महत्वपूर्ण विद्रोह हुए जो इस प्रकार हैं। पहला विद्रोह चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह क्या है? यह विद्रोह बिहार के पलामू जिले में प्रारंभ हुआ, जहां स्थानीय राजा तथा कंपनी के द्वारा जागीरदारों, जिनको चेरो कहते हैं, तो जागीरदारों से उनकी जमीन छीनी गई। परिणामतः इन चेरों या जागीरदारों ने भूषण सिंह के नेतृत्व में 1800 ईस्वी में विद्रोह प्रारंभ कर दिया, जो 1802 ईस्वी तक चला।
दूसरा है फकीर विद्रोह। यह आंदोलन 18वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ वर्षों तक चलता रहा। फकीर बंगाल के घुमंतु धार्मिक मुसलमानों का समूह था। 1776 से 77 में बंगाल के विलय के उपरांत फकीरों ने मजनूम शाह के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन की उपेक्षा करते हुए स्थानीय जमींदारों तथा किसानों से धन वसूलना प्रारंभ कर दिया। राजपूत, पठान और सेना के भूतपूर्व सैनिकों ने आंदोलन को सहयोग प्रदान किया। भवानी पाठक तथा देवी चौधरानी इस आंदोलन के दो प्रमुख हिंदू नेता थे। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेजी सेनाओं ने इस आंदोलन का कठोरतापूर्वक दमन कर दिया था। तीसरा है सन्यासी विद्रोह। यह आंदोलन भी बंगाल में प्रारंभ हुआ। इस विद्रोह का प्रमुख कारण तीर्थयात्रियों द्वारा तीर्थ स्थानों पर यात्रा करने पर प्रतिबंध लगाया जाना था। सन्यासी मुख्यतः हिंदू, नागा तथा गिरी के सशस्त्र सन्यासी थे, जो कभी मराठों, राजपूत, बंगाल तथा अवध की सेना में सैनिक थे। बंगाल के भयानक दुर्भिक्ष के कारण सन्यासियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र विद्रोह प्रारंभ कर दिया। अंग्रेजों ने सन्यासियों के विरुद्ध दमनकारी नीति अपनाई और उसे कुचल दिया, और इस सन्यासी विद्रोह का वर्णन बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी उपन्यास आनंद मठ में भी किया है। चौथा है कूका विद्रोह। इस आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहरमल तथा बालक सेन ने पश्चिमी पंजाब में की थी। इस आंदोलन का उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों एवं अंधविश्वासों को दूर करके सिख धर्म को शुद्ध बनाना था। प्रारंभ में कूका आंदोलन एक धार्मिक सुधार आंदोलन था तथा लेकिन अंग्रेजों द्वारा पंजाब को हस्तगत कर लेने के पश्चात यह राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया। अतः अंत में अंग्रेजों द्वारा इस आंदोलन को कुचल दिया गया। पांचवा है पायका विद्रोह। अन्य रियासतों की तरह उड़ीसा में भी भूमि कर में बेतहाशा वृद्धि हुई, जिसकी वसूली बड़ी संख्या से की जाती थी। परिणामतः हजारों किसान अपनी भूमि छोड़कर जंगल भागने लगे, परंतु स्थानीय पायकों ने अंग्रेजों की इस नीति की प्रतिरोध किया तथा खुर्दा जैसे स्थानों पर उन्हें मात भी दी, और इस विद्रोह का नेतृत्व जगबंधु ने किया, और यह विद्रोह 1817 से 1818 ईस्वी तक चला। छठवां है अहोम विद्रोह। तो आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 ईस्वी के बाद अंग्रेजों ने असम पर अधिकार कर लिया, जिसे असम के अहोम वंश के उत्तराधिकारियों ने नापसंद किया तथा ईस्ट इंडिया कंपनी से असम को छोड़कर जाने को कहा, जिसे कंपनी ने अस्वीकार कर दिया। परिणामतः 1828 से 1830 ईस्वी तक गदाधर सिंह के नेतृत्व में असम वासियों ने कंपनियों के विरुद्ध विद्रोह किया, किंतु अंग्रेजों द्वारा इसे दबा दिया गया। सातवां है बुंदेला विद्रोह। 1835 ईस्वी में अंग्रेजों ने उत्तर पश्चिम नामक एक नया प्रांत बनाया, जिसमें मराठों से छीने गए आधुनिक मध्य प्रदेश के दो जिलों दमोह तथा सागर भी मिलाए गए। यहाँ महालवारी बंदोबस्त लागू किया गया, जिसमें लगान का निर्धारण 20 वर्षों के लिए बढ़ी हुई दर पर कर दिया गया। जब यहाँ के जमींदारों ने जबरन लगान वसूल किया जाने लगा, तब सागर के दो जमींदारों जवाहर सिंह एवं मधुकर शाह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ कर दिया, लेकिन अंग्रेजों द्वारा 1843 तक इस विद्रोह पर काबू पा लिया गया। आठवां है बेल्लोर सिपाही विद्रोह। 1806 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय सिपाहियों ने बेल्लोर में विद्रोह कर दिया, जिसमें कुछ अंग्रेज अधिकारी सिपाहियों की हिंसा का शिकार हुए।
इस विद्रोह में टीपू सुल्तान के वंशजों ने सिपाहियों का साथ दिया और 1806 ईस्वी के अंत तक इस विद्रोह को दबा दिया गया। अब है हमारा तीसरा प्रश्न कि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति क्या थी और इसके लिए उत्तरदायी प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर में पहले इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति का जो भूमिका है वह इस प्रकार है कि 1685 में इंग्लैंड के शासक चार्ल्स द्वितीय की मृत्यु हो गई। इसके बाद उसका भाई जेम्स द्वितीय के नाम से इंग्लैंड के राज सिंहासन पर बैठा और राजा बनने के बाद उसने कैथोलिक धर्म का प्रचार प्रसार किया। उसने अपनी नीति सफल बनाने के लिए लुई 14वां फ्रांस से प्राप्त सेना तथा धन को आधार बनाया और 1685 ईस्वी में जब फ्रांस में आतंकवाद का वातावरण प्रारंभ हो गया तो बड़ी संख्या में असंतुष्ट शरणार्थी इंग्लैंड आने लगे। इससे इंग्लैंड में असंतोष फैला और जेम्स ने विश्वविद्यालय तथा सरकारी नौकरियों में कैथोलिक मतावलंबियों को ही रखा। उसके अन्य अवैध और अनुचित कार्यों से इंग्लैंड में तीव्र रोष और विद्रोह फैल गया और अंत में जेम्स को इंग्लैंड छोड़ना पड़ा और संसद ने उसकी बेटी मैरी को इंग्लैंड की शासिका बनाया और इस घटना को इंग्लैंड की महान क्रांति या वैभवपूर्ण क्रांति कहते हैं। इसमें रक्त की एक बूंद भी नहीं बही और परिवर्तन हो गया, अतः इसे गौरवशाली क्रांति भी कहते हैं। अब क्रांति के कारण जानते हैं कि क्रांति के कारण क्या थे। तो पहला कारण जेम्स द्वितीय की निरंकुशता। तो जेम्स द्वितीय निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासक था। उसने अपनी सेना में वृद्धि की ताकि जनता को आतंकित कर सके। जनता उससे त्रस्त थी, अतः जनता द्वारा जेम्स का विरोध होना स्वाभाविक था। दूसरा कारण संसद द्वारा अधिकारों के लिए संघर्ष। तो संसद अपने विशेष अधिकारों का उपयोग करना चाहती थी तथा राजा के अधिकारों को सीमित व नियंत्रित करना चाहती थी। फलतः राजा और संसद के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया और इस संघर्ष का अंत शानदार क्रांति के रूप में हुआ और अंत में संसद ने राजा पर विजय प्राप्त की। तीसरा खूनी न्यायालय। चार्ल्स द्वितीय के अवैध पुत्र मनमथ ने जेम्स द्वितीय के विरुद्ध सिंहासन प्राप्ति हेतु विद्रोह कर दिया और जेम्स ने मनमथ को युद्ध में पराजित कर दिया तथा बंदी बना लिया। उसे तथा उसके साथियों को न्यायालय द्वारा मृत्यु दंड दे दिया गया। इसे खूनी न्यायालय कहा गया इसी वजह से। इसी तरह स्कॉटलैंड में अर्ल ऑफ अर्गिल ने विद्रोह किया तो इसे भी जेम्स ने कठोरतापूर्वक दबा दिया तथा 300 व्यक्तियों को मृत्यु दंड दिया तथा 800 लोगों को दास बनाकर वेस्ट इंडीज भेज दिया गया। स्त्रियों और बच्चों को भी क्षमा नहीं किया गया और इस क्रूरता से जनता रुष्ट हो गई। चौथा कारण जेम्स द्वितीय की निष्फल विदेश नीति। जेम्स द्वितीय फ्रांस के कैथोलिक राजा लुई 14वां से आर्थिक और सैनिक सहायता प्राप्त कर इंग्लैंड में अपना निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासन स्थापित करना चाहता था। लुई वह कैथोलिक था और प्रोटेस्टेंटों पर अत्याचार करता था। इससे ये प्रोटेस्टेंट इंग्लैंड में आकर शरण ले रहे थे, अतः इंग्लैंड वासी और संसद सदस्य नहीं चाहते थे कि जेम्स लुई से मित्रता रखे, अतः वे उसके विरोधी हो गए। पांचवा कारण था कैथोलिक धर्म का प्रचार। जेम्स कैथोलिक धर्म का अनुयायी था जबकि इंग्लैंड की अधिकांश जनता एंग्लिकन मत की थी। वह कैथोलिकों को अधिक सुविधाएं देता था तथा अनेक महत्वपूर्ण पदों पर भी उन्हें ही नियुक्त करता था। उसने लंदन में अनेक कैथोलिक गिरजाघर भी स्थापित किए। इससे इंग्लैंड की जनता उसकी विरोधी हो गई। छठवां कारण टेस्ट अधिनियम को स्थगित करना। टेस्ट अधिनियम के अनुसार केवल एंग्लिकन चर्च के अनुयायी ही सरकारी पदों पर रह सकते थे, किंतु जेम्स ने इस नियम को स्थगित कर दिया तथा अनेक कैथोलिकों को सरकारी पदों पर नियुक्त किया।
अतः संसद इससे रुष्ट हो गई। 7वां कारण, विद्यालयों में हस्तक्षेप। कैथोलिक होने के कारण जेम्स ने विद्यालयों में भी ऊंचे पदों पर कैथोलिकों को नियुक्त किया। क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भी कैथोलिकों को नियुक्त किया। इससे प्रोटेस्टेंट समुदाय के लोग जेम्स के विरोधी हो गए। 8वां कारण, धार्मिक अनुग्रहों की घोषणाएं। जेम्स द्वितीय ने इंग्लैंड को कैथोलिकों का देश बनाने के लिए 2 बार धर्म या धार्मिक अनुग्रहों की घोषणा की। इससे संसद में भारी असंतोष व्याप्त हो गया और वह उसकी घोर विरोधी हो गई। 9वां कारण, कोर्ट ऑफ हाई कमीशन की स्थापना। जेम्स ने 1686 में कोर्ट ऑफ हाई कमीशन को पुनः स्थापित किया। इसके अंतर्गत कैथोलिक धर्म की अवहेलना करने वालों पर मुकदमा चलाकर उनको दंडित किया जाता था। तो दोस्तों, आज के वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार थे। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो और प्रश्न पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।